हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक ज्योग्राफी का टॉपिक हम लोगों ने लिया है और इस ज्योग्राफी का प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी, मतलब मेंस में भी इसको आप फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आराम से यूज करेंगे और इवन क्वेश्चन भी पूछा जाता है डायरेक्ट, सिर्फ ऑप्शनल पेपर के लिए नहीं, जीएस पेपर के लिए। और दूसरी तरफ जैसे अभी सवाल में क्या आ सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स, अभी हमने आप जब डिस्कस किया था तो ज्योग्राफी पे कम फोकस करने के लिए बोला था ना, तो कम फोकस करने के कारण ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ एक छोटे टॉपिक है, मैं वो डिस्कस कर दूंगा। तो ये ज्योग्राफी का जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, इसका हमारे हिमालय के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसका वोल्केनो के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसका अर्थक्वेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी और इसका जो अभी एक्सटेंशन हो रहा है पैंजिया पैंथालासा का, जो आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उस सिद्धांत में क्या किया गया, उस सिद्धांत में यह किया गया कि किस तरह से महादेश का एक्सटेंशन हो रहा है, ये तो बता दिया गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वेगनर साहब ने बता दिया, लेकिन किस तरह से ओशनिक प्लेट का भी या ओशनिक सरफेस का भी एक्सटेंशन हो रहा है वो नहीं बता पाए। उसके अलावा उन्होंने बताया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी अभी जो हमारा देश है, अभी जो पूरी दुनिया है, इसके पीछे चांद का गुरुत्वाकर्षण फोर्स मायने रखता है। बट खैर वो सब चीज समाप्त हो गई, वो भी एक डाउट है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो बाद में ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आती है, जो अभी तक की सबसे साइंटिफिक थ्योरी है। ये ना केवल भूकंप, फोल्डेड माउंटेन, वोल्केनो, इवन यहां तक कि जो हमारा अभी का स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा ज्योग्राफी, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी, तो यहाँ पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और इसके अंदर, चलो ठीक है गोल इसको राउंड ही मान लेना, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर है, ये किसको, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पैंजिया, सॉरी पैंथालासा, ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पैंजिया, पैंजिया एंड पैंथालासा कहेंगे ना। उसके बाद इसके अंदर टेंशन होता है, तनाव होता है, इस टेंशन के कारण नॉर्दर्न साइड अलग और साउदर्न अलग हो जाता है। जो साउथ वाला हिस्सा है उसको गोंडवाना और नॉर्थ वाला अंगारा लैंड। इसको वेगनर साहब ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से करने की कोशिश की थी, बट ये पूरी तरह से नहीं हुआ। यानी पहले ये जो पैंथालासा है, टोटल जो वाटर है वो एक साथ था इस तरह से, और टोटल लैंड जो वर्ल्ड का आप देख रहे हैं वो एक जगह था। तो पानी जो एक जगह था उसको पैंथालासा, और जो लैंड था उसको पैंजिया कहा गया। तो पैंजिया और पैंथालासा, जब इसके अंदर टेंशन होता है तो इसके अंदर दरार पड़ने लगा, तो दरार पड़ने के बाद पानी को जगह जगह रास्ता मिल गया इन करने का, तो अभी अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अलग अलग ओशन बन गया है, अलग अलग सी बन गया है, ट्रेंच है बहुत सारा। तो उसका कारण क्या है, कारण इसके अंदर तनाव। तो इसको अलग अलग तरीके से साइंटिफिक व्याख्या करने की कोशिश की कि जब शुरू में ऐसा दुनिया था तो वहां से लेके अभी का जो वर्ल्ड मैप है ये बना कैसे। तो इसी के लिए दो थ्योरी सबसे मेन है, एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स को अच्छे से समझ लीजिए। देखो ये इस पेज से मैं मिटा रहा हूं, एक्चुअली डस्टर मुझे मिल नहीं रहा है और कई दिनों से नहीं मिल रहा है, तो क्लासेस भी जो है ना वो इस पेज पे ही चल रहा है, ठीक है। अब ये जो अब देखो, नासा ने अनुमान लगाया है कि हमारे ऊपर नासा ने अनुमान लगाया है कि लगभग 100 प्लेटें हैं, जिसमें 7 बड़ी और 20 छोटी खोजी जा चुकी है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वाला। लेकिन अभी 100 के आसपास अनुमान है, लेकिन कितना एग्जैक्ट है ये नहीं पता है। दूसरी बात, प्लेट आखिर होता क्या है, प्लेट हमारा क्या होता है। देखो सियाल, सीमा, निफे देखे हैं ना हम लोग, जब पृथ्वी का स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें जो सरफेस है, भूप्रपटी है, उसमें 100 किलोमीटर की गहराई का हिस्सा जो है प्लेट होता है। और अभी हम लोग भी प्लेट पे ही हैं, हम लोग भी प्लेट पे ही हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक छोटी सी चींटी को अगर आप फ्लाइट के अंदर डाल देते हैं और 200 किलोमीटर के स्पीड से उसको उड़ा दो, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। हवा में भी उड़ रहे उसको समझ में नहीं आएगा, वो चींटी दिल्ली भी पहुंच जाएगी तब भी उसको समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से हम लोग इतने बड़े प्लेट पर हैं
कि जो मूव भी करती है थोड़ी बहुत ना, तो थोड़ी बहुत मूवमेंट समझ में नहीं आती। जब तक तेज झटका नहीं लगता तब तक हम लोग नहीं समझ पाते। तो ये भूकंप आना, वोल्केनो आना, ये सब प्लेट के मूवमेंट के कारण होता है। तो एक मन में सवाल आएगा कि हम जिस प्लेट पर हैं ये मूव कर क्यों रही है? मूव करेगी नहीं कैसे? क्योंकि हम एक हार्ड सरफेस पे खड़े हैं और वो हार्ड सरफेस लिक्विड पे खड़ा है। वो हार्ड सरफेस लिक्विड से जो गैस निकल रही है उसके कारण उसके अंदर हलचल होती है। कैसे हलचल होती है? देखो, तो हमारी प्लेट दो तरीके से ही मूव करती है। या तो हमारी प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करेगी या प्लेट हमारी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो दो ही डायरेक्शन होगी, या तो सामने सामने आके टकराएगी या दोनों अलग होगी। लेकिन स्पीड के आधार पे, मूव के आधार पे इसको हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, जिसको डाइवर्जेंट भी कहा जाता है, जिसको रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। एक है डिस्ट्रक्टिव, और इसको डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशात्मक किनारा कहा जाता है। और ये होता है ट्रांसफॉर्म, यानी संरक्षी किनारा इसको कहा जाता है। तो तीन अलग अलग किनारे। मूवमेंट देखिए, ये प्लेट इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। नहीं, रुक जाओ, गलत हो गया। ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है। ये प्लेट इधर आ रही है और ये प्लेट इधर आ रही है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग दूर जा रहा है। ये दोनों पास में आके टकरा रहा है और ये दोनों भी पास में आके टकरा रहा है। लेकिन इसकी स्पीड सबसे कम होती है और इसकी डिपेंड करती है। खैर, तो इस तरह से दो स्पीड करने का डायरेक्शन है। अब सवाल उठता है कि प्लेट इसी डायरेक्शन में क्यों मूव करती है? क्योंकि हमको पता है कि पृथ्वी के अंदर जो सीमा है, जो मेंटल है, पृथ्वी का तीन लेयर है ना, सियाल, सीमा, नीफे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो मेंटल के अंदर आपको पता है एक लिक्विड चैम्बर है जिसको एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। हिंदी में उसको दुर्बलता मंडल कहते हैं, जिसके अंदर मैग्मा का स्टॉक है ना, मैग्मा का स्टॉक है। तो मैग्मा के स्टॉक से होता क्या है? मैग्मा का जो स्टॉक है उस स्टॉक से निकलता रहता है गैस, संवहनीय तरंग भी कहते हैं उससे। गैस निकलता रहता है। अगर वो गैस कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, अगर वो गैस कुछ इस तरह से मूव कर रही है, तो अगर इस तरह से मूव कर रही है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर और इधर। लेकिन यही गैस उल्टा मूव करेगी अगर ये इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, अब इतने समझ में आ जाएगा आपको। इस तरह से अगर मूव कर रही है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा इस तरह से। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि पीटी और मेंस दोनों में आपको ये कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। तो ये इस तरह से मूव करेगी। ठीक है, तो मूव करने के पीछे ये जो नीचे से तरंग निकल रहा है, गैस निकल रहा है, इसका डायरेक्शन तय करता है कि प्लेट किधर मूव करेगी। तो ये दो चीजें हो गई कि प्लेट वो विनाशात्मक होगी कि रचनात्मक होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी कि डिस्ट्रक्टिव होगी, ये डिपेंड करता है वो किधर मूव कर रही है। अब इसको फिर मिटाते हैं। इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा देखिए, प्लेट जो होता है ना वो तीन तरह का होता है। एक प्लेट जो होगा वो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकता है, यानी महाद्वीपीय प्लेट हो सकता है। दूसरा जो प्लेट है वो ओशनिक प्लेट हो सकता है, महासागरीय प्लेट हो सकता है। और तीसरा प्लेट जो है वो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों हो सकता है। ठीक है, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ओशनिक भी है और कॉन्टिनेंटल भी है, सॉरी कॉन्टिनेंटल भी है, यानी महाद्वीपीय भी है और महासागरीय भी है। हो गया। अब इसके अंदर होगा क्या, भारी कौन सा होगा, हल्का कौन सा होगा, इससे पे भी डिपेंड करता है सेकेंड स्टेज हमारा। खैर उसमें हम भी आएंगे। तो ये हो गया यहां पे डायरेक्शन, और प्लेट तीन तरह की होती है वो। अब होता क्या है, अब होता क्या है एकदम आसानी से समझ लीजिए। इसमें होता क्या है, पहले स्टेज में क्या होगा, पहला जो आप देख रहे हो ना, इसको कंस्ट्रक्टिव क्यों कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इसलिए कह रहे हैं कि ये इधर जा रहे हैं, इधर जा रहा है। और जब कंस्ट्रक्टिव में दोनों प्लेट दो तरफ जाएगा तो बीच में हमारा
जो मैग्मा इतना तैयार बैठा है, यहां पे मैग्मा जो तैयार है वो पूरे ब्लास्ट के साथ बाहर आएगा। हाँ, डिपेंड करता है कि ये किस स्पीड में बाहर जा रहा है। अगर ये हल्का सा जाकर रुक गया, मान लो ये भी एक प्लेट है और ये एकदम हल्का सा जाकर रुक गया, तो यहां पे एक फॉल्ट होगा, एक दरार आएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं होगा, बड़ा सा एरिया दरार आएगा। और चूंकि सरफेस अगर दोनों का मजबूत हुआ तो यहां से रिस के मैग्मा ऊपर जाएगी, बहुत ज्यादा मैग्मा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये यहां पे है। दूसरी तरफ अगर बड़ा गैप हो गया तो मैग्मा बड़ी संख्या में ऊपर निकलेगी और किसी भी तरह का पहाड़ पठार इन सब का निर्माण कर सकती है। ठीक है, किसी भी तरह का पहाड़ पठार अकॉर्डिंग टू मैग्मा चैम्बर में क्या स्टॉक है और किस फोर्स से निकल रही है, तो उससे यहां पे एक अलग सा स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। ज्योग्राफी के अंदर हमारे लिए तो ये दिक्कत कर सकता है, हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन भूगोल में एक नया कंस्ट्रक्शन होना कहेंगे इसको। यानी ज्योग्राफिकल हिसाब से बड़ी खुशी की बात है कि कुछ नया बना, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। और दूसरा कारण यह है कि प्लेट का नुकसान भी नहीं हुआ और सीधा कुछ ना कुछ बन गया। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। रिफ्ट घाटी इससे बनता है, नया सरफेस बन सकता है, नया कंस्ट्रक्शन हो सकता है। समुद्र के अंदर जो रीज है जिसको कटक कहा जाता है, वो कटक भी इस स्ट्रक्चर के कारण बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। क्यों कहा जाता है? यहां पे आपके प्लेट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि किस नेचर का प्लेट है। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन एक्चुअली होता क्या है? होता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, एक ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है। अब डिपेंड करता है कि कौन भारी है और कौन हल्का है। जो भारी प्लेट होगा वो हल्की प्लेट को ऊपर की तरफ पुश कर देगा और वो नीचे की तरफ चला जाएगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। और नीचे की तरफ कहां जाएगा? तो उसको कहते हैं बेनी ऑफ जोन। ठीक है, बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन में चला जाएगा। इस बेनी ऑफ जोन क्या है? एक्चुअली बेनी ऑफ जोन जो है दुर्बलता मंडल है, स्टेनोस्फीयर, यानी मैग्मा वाले सेक्शन के अंदर चला गया। अब ये जो बेनी ऑफ जोन में ये चला गया, तो ध्यान दीजिए, अगर दोनों ही कॉन्टिनेंटल है, दोनों ही महादेशीय है, तो जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, लेकिन बहुत नीचे नहीं जाएगा। तो यहां इनका नीचे जाना उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन यहां पे अगर हम मान लेते हैं कि एक कॉन्टिनेंटल है और दूसरा कॉन्टिनेंटल और ओसनिक दोनों है, महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों हैं, या महासागरीय है, तो डेफिनेटली महासागर वाला जो प्लेट होता है वो भारी होता है, उसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है, वजन उसका ज्यादा होता है। तो वो अगर नीचे जा रहा है इस कॉन्टिनेंट प्लेट को ऊपर करके, तो वो बहुत नीचे तक जाएगा, और जितना नीचे तक जाएगा उतना इसकी का इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, यानी प्रभाव बढ़ेगी। और क्योंकि यहां पे पानी भी जा रहा है, अलग अलग चीज जा रहा है, तो रॉ मटेरियल भी इस चैम्बर को मिल रहा है, और यहां पे गैस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगी। वो क्या करेगा? इस सरफेस को तोड़ सकता है, इसको तोड़ सकता है, और पूरा रिंग ऑफ फायर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समझ में आ रहा है? रिंग ऑफ फायर वाली जो स्थिति है वो इसी के कारण होती है, सेकंड स्टेज के कारण। इसके अलावा यहां पे फोल्डेड माउंटेन का भी निर्माण हो जाएगा। अब कहोगे कैसे? ये नीचे जा रही है और ये जो इलाका है इसको ये मोड़ते रहेगी, और यहां पे जो भी कचरा है, जो भी सिल्ट अगर जमा है, वो तुरंत ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और वही नहीं उठेगा, इसका किनारा भी उठता रहेगा। जैसे अभी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट टकराया, हिमालय की निर्माण हुई, और अभी भी कहा जाता है हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। सवाल पूछा जाता है ना, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, तो जवाब होगा क्यों बढ़ रही है? इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट अभी भी नीचे की तरफ जा रही है, बहुत भारी है, नीचे जा रही है, जिसके कारण ये जो यूरेशियाई प्लेट है इसके अंदर अभी भी चूंकि जाती जा रही है, तो अभी भी इसका किनारा मुड़ता जा रहा है, जिसके कारण मुड़ता जा रहा है हिमालय के निर्माण। और यही नहीं, एक तीसरा भी, जैसे हम लोग अभी जहां खड़े हैं, यहां भी शिवालिक के अलावा एक और रेंज होगा इन फ्यूचर, वो कभी भी हो सकता है। जैसे ज्योग्राफी में 1000 करोड़, 1000 साल, 1 लाख साल बहुत नहीं होता। ज्योग्राफी के हिसाब से 1 लाख साल हम लोग के लिए बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। 1 लाख साल के बाद हो जाए, 2 लाख साल के बाद हो जाए,
नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जिस हिसाब से गंगा का ये फील्ड है, यहां पे आज न कल शिवालिक की तरह एक और रेंज होगा। तो खैर, तो जो भी फोल्डेड माउंटेन है उन सबको आप इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। वोल्केनो का भी सीरीज स्टार्ट हो जाता है यहां से। तो बस इसका ये काम है कि इसके कारण रिंग ऑफ फायर आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा, और हिमालय का निर्माण, फोल्डेड माउंटेन, ये सब बस ये इफेक्टिव तब होगा जब अधिक से अधिक हिस्सा बेनी ऑफ जोन के लिए जाएगा और भारी हिस्सा जो है अंदर जाता रहेगा। इसके बाद यहां पे प्लेट का इंपॉर्टेंस है, यहां पे इसके बाद है इसको डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। निर्माण यहां भी कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन तब भी डिस्ट्रक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लेट का नुकसान हो रहा है। यहां कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जबकि यहां पे नुकसान हो रहा है। तो इसके कारण इसको डिस्ट्रक्टिव, विनाशात्मक किनारा कहते हैं। तीसरा, ट्रांसफॉर्म, संरक्षित किनारा, यानी थोड़ा सा बैलेंस बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। एक्चुअली दोनों आ रहा है, दोनों हल्की प्लेट है, दोनों समझो कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब ये दोनों धीरे धीरे आ रही है, बड़ी मंद गति से, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के स्पीड में। मान लो एक एग्जाम्पल है, स्लो मोशन में आ रही है और स्लो मोशन में आके ये टकरा रही है। ये कुछ नहीं यहां पे होगा, यहां पे एक रगड़ होगी सर, ठीक है, एक घर्षण होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कोई किसी को दबा नहीं रहा है, एडजस्टमेंट एक होगा। उस एडजस्टमेंट के चक्कर में अर्थक्वेक तो आएगा ही, भूकंप तो आएगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भूकंप सिर्फ अर्थक्वेक उसको कहते हैं जब धरती का सरफेस हिल जाता है। अब वो आप ट्रेन चलाने से हिला दो, वो डायनामाइट उड़ाने से हिला दो, ये एटम बम के परीक्षण से हिला दो, या ये दो प्लेट धीरे से टकरा जाए तब हिल जाए, तो धरती का हिलना ही भूकंप कहलाता है, सीधी बात है। तो यहां पे भूकंप आएगा, बट कोई वोल्केनो नहीं आएगा और बहुत नुकसान नहीं होगा। तो ये रहा आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी यही है। जब भी मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा, इस मैप को ड्रॉ जरूर करना, ये काम आएगा आपको। सवाल है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंस ये है कि बहुत सारा जो ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज है, क्रियाएं हैं, उसको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। जैसे फोल्डेड माउंटेन कैसे बना, जैसे ये जो अभी हमारा पैंजिया पैंथालासा से अभी का जो हमारा दुनिया है, ये इसका निर्माण कैसे हुआ, ये भी वहां पे पता चलता है। इसके अलावा भूकंप, वोल्केनो कहां आता है और क्यों आता है, और जो रिंग ऑफ फायर है या वोल्केनो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थक्वेक अक्सर अलग अलग जगह पे जापान के आसपास क्यों आता है, या अलग अलग हिस्से पे बार बार क्यों आ रहा है, हरियाणा के पास दिल्ली बार बार क्यों हिल जाती है। तो इन सब का साइंटिफिक तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत अच्छे से बता देता है। न्यू फोल्डेड माउंटेन कैसे बना, तो न्यू फोल्डेड माउंटेन को भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसकी लंबाई क्यों बढ़ रही है हिमालय की, वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा कॉन्टिनेंट के साथ ओशनिक प्लेट का जो एक्सटेंशन है, जिसको जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने अधूरा छोड़ दिया था, उसको ये बड़े ही साइंटिफिक वे से पूरा कर देता है। लेकिन कुछ समस्याएं भी है। समस्या क्या, अभी प्लेट कितना है एग्जैक्ट पता करना मुश्किल है। कुछ ऐसी छोटी प्लेटें जिसके बारे में कहा जाता है वो कभी आगे चली जाती है, कभी पीछे चली जाती है। तो प्लेट से संबंधित मूवमेंट के बारे में अभी कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, क्योंकि नीचे जाके देख तो नहीं पाते हैं ना कि प्लेट संवहनीय तरंग से कैसे आगे बढ़ती है, उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं अभी भी। और न्यू फोल्डेड माउंटेन के बारे में तो ये बता देता है, लेकिन पुराना जो माउंटेन है उसका एक्सप्लेनेशन करने में ये कहीं ना कहीं अभी भी फेल है। तो कुल मिला के ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, ये अपने आप में बेस्ट थ्योरी है, सबसे साइंटिफिक है। अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, ज्योग्राफिकल जो भी चीजें होती है फिनोमेना में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हद तक ये अभी तक की थ्योरी में सबसे साइंटिफिक थ्योरी है। इसको आप प्रीलिम्स के अंदर भी, इसको आप मेंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और इसको बनाइएगा।